हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर हार्दिक स्वागत है। सभी को दोस्तों नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी का आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो पिछले क्लास में शायद हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसको हम लोग फिनिश कर चुके थे। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में यदि बात किया जाए, दैनिक जीवन में रसायन, हम लोग जो भी पढ़े थे उसको आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो आप लोग शायद कोई एग्जाम्पल वगैरह याद करना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को जो भी कॉपी में नोट किए होंगे उसको आप लोग याद कर लीजिए एग्जाम्पल सहित। और इसमें बहुत कम ही विद्यार्थी हैं जो अपने लिखे हुए नोट्स को व्हाट्सअप किए हैं। और नहीं, जब तक लिखिएगा तब तक आपको याद नहीं होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो जब देखते हैं तो वीडियो देख करके अपने कॉपी या पेन निकालिए और उसको नोट कीजिए, और नोट करने के पश्चात आपको उसको याद भी कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोग बस खाली ऐसे देखिए और छोड़ दीजिए, इससे कोई फ़ायदा होने वाला आपको कुछ नहीं है। बात बोल रहे हैं स्पष्ट। चलिए, तो खैर हम लोग नेक्स्ट, आपको बोला गया था कि आपको पॉलीमर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग बताया था 28 मार्क्स का है दोस्तों, इसमें 7 लेसन पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 28 मार्क्स का है, इसमें 7 लेसन पढ़ना है। 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग एक चैप्टर हमने फिनिश किया जिसका नाम था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसको बोला गया था दैनिक जीवन में रसायन। इसके पश्चात हम लोग बात कर रहे हैं पॉलीमर। क्या बात कर रहे हैं? पॉलीमर, जिसको बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। एक थ्योरेटिकल पोर्शन और है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हम लोग जस्ट 2-3 क्लास के पश्चात हम लोग, कहने का मतलब एक वीक कभी और लगेगा, 4 से 5 क्लास लगेगा इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में। उसके बाद आपको जो भी रिएक्शन वाले चैप्टर है उसको हम लोग फिनिश करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीमर, जिसका बोलते हैं हम लोग बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। बहुलक। सबसे पहले तो आप लोग पॉलीमर वर्ड समझिए। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं पॉलीमर। क्या लिखे हैं दोस्तों? पॉलीमर। तो पॉलीमर जो लिखा है, तो हम लोग बात करें तो पॉलीमर आपको 2 शब्द से बना है। एक बात करें तो पॉली, दूसरा हम लोग बात करें तो मर। एक है आपको पॉली और दूसरा क्या है? मर। पॉली आप लोग समझते हो, जैसे पढ़े थे आप लोग जब पढ़ा रहे थे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कम्प्लेक्स कंपाउंड, वहाँ पढ़े थे आप लोग मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और कुछ पॉलीडेंटेट। लिगेंड का क्लासिफिकेशन जब हमने किया था, टाइप्स ऑफ लिगेंड आप लोग जब पढ़े थे, तो लिगेंड के प्रकार में हमने आपको बताया था, लिगेंड के प्रकार में हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि लिगेंड आपको होता है एक दंती, द्विदंती या क्या बहुदंती, जिसको आपने बोला था पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट। तो पॉली मतलब होता है मोर देन 2, 2 से अगर अधिक हो, तो वही आपको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या बोलेंगे? मेनी। या मर का मतलब होता है यूनिट। मर का मतलब क्या? यूनिट। अगर बहुत सारा यूनिट अगर मिल जाएगा, मेनी मतलब एक नहीं, बहुत सारा, अनेकों, अनेकों यूनिट अगर मिलता है तो उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो पॉलीमर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक। ऐसा नहीं कि आप लोग 10th क्लास वाला बहुलक मोड निकाल दीजिएगा। तो हम लोग को बहुलक यदि बात करें दोस्तों, तो देखिए इस चैप्टर में आपको जनरली आपको समझना है आपको पॉलीमर के बारे में, बहुलक के बारे में। इसको आपने हम बोला कि बहुलक आपको 2 शब्द से बना है, पॉली प्लस मर। पॉली और मर। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। अगर बहुत सारे यूनिट आपस में मिलते हैं तो इसी से बनता है पॉलीमर। क्या बनता है? पॉलीमर। इसमें समान अणु हो सकता है या असमान अणु, तो वही आपको इसमें आपको सेम टाइप के भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप के भी हो सकता है। कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है, इसको डिफिनेशन एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूँ। इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने कहने का मतलब यहाँ पे लिखा, सपोज डेट, सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन। क्या बोलते हैं? इथाइलिन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं? इथाइलिन। और इथाइलिन के बहुत सारा अगर अणु, यही इथाइलिन आपको, इसका बहुत सारा अणु आपको मिलेगा, तो इसी से हम लोग क्या बोलते हैं जरा समझिए। हमने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग बोलते हैं इथाइलिन। क्या बोलते हैं? इथाइलिन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग बोलते हैं इथाइलिन। इसे IUPAC नाम है, इसको आप लोग इथीन भी पढ़ते हैं। इसका अगर बहुत सारा अणु मिलेगा तो इसी से आपको क्या बनेगा? ये आपको कनेक्टेड हो जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से कुछ इस तरह से आपको CH2 और कहने का मतलब ऐसे ही आपको चेन में बदलते जाएगा। तो आपको बहुत सारा अगर इथिलीन का, बहुत सारा इथिलीन का अगर अणु मिलेगा तो इसी को बोलेंगे पॉलीइथिलीन। क्या बोलेंगे? पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन। तो पॉलीइथिलीन, इसी को आप लोग बोलते हैं पॉलीथीन भी। क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन तो आप लोग देखे होंगे मार्केट में अपना जो भी सर्च सामान लाने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, आपको डिफिनेशन क्या है इसको कहता है,
बोलता है कि जब दो या दो से अधिक समान या असमान अणु, समान या असमान अणु, जब दो या दो से अधिक समान या असमान अणु आपस में मिलकर जब बड़े अणु का निर्माण करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। अब देखिए, जैसे आप लोग मार्केट से अगर कुछ सामान लाते हैं जिसको खक्सा टाइप के देखे होंगे, खक्सा जो होता है उसको क्या करता है कि बच्चा आपको छोटे छोटे ऐसे उसमें गोल गोल रहता है छोटे छोटे, उसको क्या करता है कि ऐसे ऐसे तोड़िएगा, जितने तोड़िएगा उसमें क्या होता है निकलते जाता है। खक्सा कोई भी आप लोग सामान वगैरह नया वगैरह लाते हैं, टेलीविज़न वगैरह, तो उसमें आपको वाइट जो रहता है उसको क्या कीजिएगा, उसको आप लोग तोड़ते हैं तो आपको टूटते जाता है। तो कहने का मतलब उसमें छोटे छोटे अणु मिला है और बड़ा आपको मिल गया है। तो ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक समान या असमान अणु, क्या बोलेंगे? समान या असमान अणु, समान या असमान अणु आपस में मिलकर जब बड़े अणु का निर्माण करता है, तो आपको ध्यान रखना है दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक समान या असमान अणु आपस में मिलकर जब बड़े अणु का निर्माण करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। तो बहुलक एक बार आप लोग और सुन सकते हैं, जब दो या दो से अधिक समान या असमान अणु, जब दो या दो से अधिक समान या असमान अणु आपस में मिलकर बड़े अणु का निर्माण करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। तो बहुलक का डेफिनेशन आप लोग को अब तक शायद याद हो चुका होगा। हमने बोला कि दो या दो से अधिक समान या असमान अणु आपस में मिलकर बड़े अणु का निर्माण करता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। तो दो या दो से अधिक समान या असमान अणु आपस में मिलकर बड़े अणु का निर्माण करता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? बहुलक। अब कहता है कि बहुलक जिस इकाई से मिलकर बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। तो उसको हम लोग नाम देंगे दोस्तों मोनोमर। तो पहला समझ लीजिए आप लोग मोनोमर क्या है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकलक। क्या बोलते हैं? एकलक। अब जरा समझिए, बहुलक का डेफिनेशन आपको याद हो चुका होगा। हमने बोला कि दो या दो से अधिक समान या असमान अणु आपस में मिलकर जब बड़े अणु का निर्माण करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक कहते हैं। तो उसे बहुलक कहा जाता है। अब बहुलक जिस इकाई से मिलकर बनता है, बहुलक जिस यूनिट से मिलकर बनता है, तो बहुलक जिस इकाई से मिलकर बनता है उसको हम लोग नाम देते हैं एकलक। क्या बोलेंगे? एकलक, या इसी को बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलेंगे? मोनोमर। तो हमने बोला बहुलक जिस इकाई से मिलकर बनता है उसको क्या बोलेंगे? एकलक। जैसे मकान बना हुआ है, तो मकान आपको बना हुआ है तो मकान आप लोग को बनता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि एगो ईंटा रख दीजिए मकान बन गया, तो बहुत सारा ईंटा से मिलकर बना आपको मकान। तो कहने का मतलब मकान जिस इकाई से मिलकर बनता है उसको आपने ईंटा नाम दिया। तो बहुलक जिस इकाई से मिलकर बनता है उसको हम लोग मोनोमर बोलते हैं, उसको हम लोग एकलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एकलक। उसको बोलेंगे मोनोमर। जैसे मान लिया जाए, इसको आप लोग एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे आप लोग लड्डू तो देखे होंगे, लड्डू जब देखते हैं तो उसमें भी छोटे छोटे बुनिया होता है, तो बुनिया बड़ी मानी मिला के आपको क्या करता है? लड्डू बन जाता है। तो उसका जो भी आपको पार्टिकल्स है आप लोग देख सकते हैं उसको। तो हमने बोला कि जब दो या दो से अधिक समान या असमान अणु आपस में मिलकर बड़े अणु का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुलक। अब बहुलक जिस इकाई से मिलकर बना होता है उसी को क्या बोलते हैं? एकलक। क्या बोलेंगे? एकलक। तो आप लोग पॉलीमर का डेफिनेशन तो याद हो चुका होगा। उसके बाद हमने बोला यहाँ पे मोनोमर, जिसको आप लोग बोलते हैं एकलक। क्या बोलते हैं? एकलक। तो बहुलक हो गया और एकलक हो गया, बहुलक और क्या? एकलक। यहाँ पे लिखा गया पॉलीमेराइजेशन। तो पॉलीमेराइजेशन आपको जो लिखा गया है इसको आप लोग जरा समझ लीजिए कि पॉलीमेराइजेशन आपको क्या है। तो पॉलीमेराइजेशन अगर बोलेगा दोस्तों तो बहुलीकरण इसको बोलते हैं हिंदी में, पॉलीमेराइजेशन। क्या बोला है? पॉलीमेराइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं बहुलीकरण। क्या बोलेंगे? बहुलीकरण। तो इसको समझ लीजिए, कहता है बहुलीकरण कुछ है नहीं, आपको कहता है बहुलक बनने की क्रिया, चाहे बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, बहुलक बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुलीकरण कहा जाता है। अब बहुलक जिस इकाई से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं? एकलक। तो सुन लीजिए, हमने बोला बहुलक, आपको बोला बहुलक जिस इकाई से मिलकर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एकलक। क्या बोलते हैं? एकलक। उसको आपने नाम दिया मोनोमर। क्या नाम दिया? मोनोमर। तो आपको मोनोमर याद हो गया। उसके बाद हमने बोला आपको क्या?
बहुलीकरण, बहुलीकरण। तो बहुलीकरण अगर बोल रहा है दोस्तों, तो बहुलीकरण अगर आपको कोई बोलेगा तो बोलेंगे बहुलक बनने की प्रक्रिया को, बहुलक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहा जाता है। बहुलक तो आपको याद हो ही गया होगा। बहुलक हमने बोला कि जब दो या दो से अधिक समान या असमान अणु आपस में मिलकर बड़े अणु का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुलक। तो आप लोगों को बहुलक हो गया मतलब पॉलीमर याद हो गया, एकलक हो गया मतलब मोनोमर याद हो गया, बहुलीकरण कहने का मतलब पॉलीमेराइजेशन भी आपको शायद दिमाग में सेट हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कहता है कि एक टर्म और लिखा गया, होमोपोलीमर और कोपोलीमर। होमो और क्या, को, होमो और को, जरा ध्यान रखिएगा। होमोपोलीमर, कोपोलीमर, होमोपोलीमर और कोपोलीमर, कोपोलीमर लिखा गया और होमोपोलीमर लिखा गया है। तो होमो मतलब होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में समबहुलक। तो क्या बोलेंगे, समबहुलक। क्या बोलेंगे, समबहुलक। तो होमोपोलीमर को हम लोग नाम देते हैं समबहुलक। तो इसमें जरा देखिए, सम माने होता है समान, सम माने समान। तो कहता है कि जिस बहुलक का निर्माण एक प्रकार के मोनोमर से होता है, तो जिस बहुलक का निर्माण एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है, एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है, उसी को बोलते हैं समबहुलक। देखिए आपको नाम में डिफिनेशन स्पष्ट है, समबहुलक लिखा गया। इसको होमो माने होता है सेम, होमो माने क्या, सेम। होमो मतलब क्या होता है, सेम। सम माने भी क्या होता है, बराबर। तो बोलिएगा वैसा बहुलक जिसका निर्माण एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है, एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है, उसी को बोलते हैं समबहुलक। क्या बोलेंगे, समबहुलक। क्या बोलेंगे, समबहुलक। तो हमने बोला होमोपोलीमर समबहुलक, होमोपोलीमर समबहुलक। तो जिस बहुलक का निर्माण एक ही प्रकार के मोनोमर के द्वारा होता है उसको हम लोग समबहुलक या होमोपोलीमर कहते हैं। समबहुलक क्या बोलेंगे, होमोपोलीमर, होमोपोलीमर। अब देखिए जरा, होमोपोलीमर भी आपको सेट हो चुका होगा। आगे लिखा गया है कोपोलीमर, कोपोलीमर। इसको बोलते हैं हम लोग सहबहुलक, सहबहुलक। इसको बोलेंगे इसको आप लोग हेट्रोपोलीमर भी बोल सकते थे, हेट्रोपोलीमर। क्या बोल सकते थे, हेट्रोपोलीमर। तो कहने का मतलब आपको कोपोलीमर लिखा गया है, कोपोलीमर। तो कोपोलीमर यदि लिखा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोपोलीमर। क्या बोलेंगे, हेट्रोपोलीमर। तो कोपोलीमर को हम लोग बोलेंगे हेट्रोपोलीमर भी बोल सकते हैं, या इसी को आप लोग बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमने आपको बात किया कि यहाँ पे आप लोग को पॉलीमर हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया, मोनोमर हो गया, होमोपोलीमर हम समझा रहे थे। होमोपोलीमर जिसको हमने बोला था, होमोपोलीमर को समबहुलक बोले थे, जिस बहुलक का निर्माण एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है, एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समबहुलक। क्या बोलते हैं, समबहुलक। क्या बोलेंगे, समबहुलक। अगर यहाँ पे लिखा गया सहबहुलक तो कहता है कि जिस बहुलक का निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, तो जिस बहुलक का निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोमर से होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोमर से होता है, उसको बोलेंगे कोपोलीमर मतलब सहबहुलक। कोपोलीमर मतलब क्या, सहबहुलक। तो हमें आशा है कि आपको ये 4-5 डेफिनेशन आपका स्पष्ट हो चुका होगा। सबसे पहले तो हमने बहुलक आपको समझाया, क्या समझाया, बहुलक। तो बहुलक आपको याद हो चुका होगा। उसके बाद हमने बहुलीकरण हमने बताया। उसके बाद मोनोमर बोला, मोनोमर कहने का मतलब एकलक हुआ। होमोपोलीमर हमने समझाया। कोपोलीमर हो गया, कोपोलीमर को ही हम लोग हेट्रोपोलीमर बोल सकते हैं। तो जब कहने का मतलब आपको बहुलक क्या है, बहुलीकरण क्या है, एकलक क्या है, आपको समबहुलक क्या है, सहबहुलक क्या है, इतना आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब जरा देखिए इसके पश्चात हम लोग यदि बात करें तो इसमें आपको लिखा गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। आगे हम लोग को लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, कहने का मतलब बहुलक का वर्गीकरण, बहुलक का वर्गीकरण। तो बहुलक का वर्गीकरण आपको कई एक आधार पे किया जाता है। बहुत सारे आपको 2-4 आधार आपको पढ़ना है, उसी के बेसिस पे आपको बहुलक का वर्गीकरण किया गया है। जैसे हम लोग बात करें तो बहुलक का वर्गीकरण आपको पहला किया गया है स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर, स्रोत के आधार पे। तो अगर देगा कि बहुलक स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्रोत के आधार पर बहुलक आपको कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। स्रोत के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखा गया है नेचुरल पॉलीमर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक बहुलक। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बहुलक। तो हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल पॉलीमर को प्राकृतिक बहुलक। तो स्रोत के आधार पर सबसे पहले तो बताइए कि स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार के, तो 3 प्रकार के हो गया। पहला हो गया नेचुरल पॉलीमर, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक बहुलक। सेकंड लिखा गया है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अर्ध संश्लेषित। क्या बोलेंगे, अर्ध
संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो हमने बोला सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्या बोलेंगे? अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो हमने आपको बोला, पहला तो आपको बताया नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक। दूसरा हमने बोला सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जिसको हमने बोला अर्ध संश्लेषित बहुलक। आगे लिखा गया सिंथेटिक पॉलीमर जिसको हम लोग बोलेंगे संश्लेषित, संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक। तो पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्रोत के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार के हो गया? 3 प्रकार के हो गया। प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक। तो नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब होता है इसको आर्टिफिशियल। क्या? आर्टिफिशियल। तो देखिए जरा यहाँ पे अगर नेचुरल पॉलीमर की मैं बात करूँ तो प्राकृतिक बहुलक के बारे में यदि आपको बात करना चाहिए तो आपको समझिए इसका नाम है प्राकृतिक। तो बोलिए कि जिस बहुलक का निर्माण प्रकृति द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा कहने का मतलब जिस बहुलक का आपको कहने का मतलब प्राप्ति, एनिमल और प्लांट कहने का मतलब पेड़ और जीवों के द्वारा। तो पेड़ और जीवों के द्वारा अगर बहुलक प्राप्त होगा तो उसी को बोलेंगे प्राकृतिक बहुलक। तो जिस बहुलक की मतलब प्राप्ति, जिस बहुलक की प्राप्ति आपको कहता है कि प्रकृति से होता है। किससे होता है? प्रकृति से होता है। तो प्रकृति द्वारा होता है तो उसी को बोलेंगे प्राकृतिक बहुलक। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक बहुलक। इसमें आप लोग नाम याद रख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इसमें नाम याद रख सकते हैं सेलुलोज, सेलुलोज। क्या बोलेंगे? सेलुलोज। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो सेलुलोज के बाद हम लोग स्टार्च ले सकते हैं, स्टार्च। क्या दोस्तों? स्टार्च। उसके बाद हम लोग प्रोटीन ले सकते हैं, प्रोटीन। क्या बोलेंगे? प्रोटीन। देखिए सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन। तो सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बहुलक। सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन। तो प्राकृतिक बहुलक का अगर डिफिनेशन है, देखिए बोर्ड में आपको डिफिनेशन इस सब के आएगा नहीं। अगर आना रहेगा आपको डिफिनेशन तो आएगा, बहुत कम चांस, रेयर कंडीशन बनता है इस सबको पूछने का। आपको अगला क्लासिफिकेशन जो पढ़ना है आपको अंतराण्विक बल के आधार पर, और एक पढ़ना है आपको बहुलकन के आधार पर, बहुलक का वर्गीकरण। वहाँ से आपको मैक्सिमम संभावना रहता है बोर्ड में पूछने का। लेकिन इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। प्राकृतिक बहुलक बोलेगा जिस बहुलक की प्राप्ति प्रकृति द्वारा होता है उसको प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जिस बहुलक की प्राप्ति प्रकृति द्वारा होता है, किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक। इसमें एग्जाम्पल याद रख सकते हैं सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर भी इसमें आप ले सकते हैं। प्राकृतिक क्या ले सकते हैं? रबर, प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर कहने का मतलब नेचुरल रबर हो जाएगा। अब देखिए आगे लिखा गया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्या बोलेंगे? अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्या नाम पड़ा? अर्ध संश्लेषित बहुलक। देख लीजिए अर्ध माने क्या होता है? आधा। संश्लेषित माने मानव निर्मित। कुछ हिस्सा आपको क्या कर सकते हैं, कुछ तो आपको प्रकृति द्वारा बनेगा और कुछ बनेगा किससे? मानव निर्मित। तो कहने का मतलब आपको बोल सकते हैं कि आपको जो अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है जनरली, तो अर्ध संश्लेषित बहुलक की प्राप्ति प्राकृतिक बहुलक से होता है। देखो हमने बोला प्राकृतिक बहुलक, तो बोला कि जिस बहुलक की प्राप्ति प्रकृति द्वारा होता है, किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा, उसको हमने नाम दिया प्राकृतिक बहुलक। जैसे सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, प्राकृतिक रबर हो गया। सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, प्राकृतिक रबर। आगे हमने बात किया, यहाँ पे लिखा गया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक है कुछ नहीं, ये भी आपको मिलेगा केरा से, नेचुरल पॉलीमर से मिलेगा, इसी से मिलेगा और इसी में कुछ मिला उला देगा तो आपको बन जाएगा क्या? अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्या बन जाएगा? अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो कहने का मतलब अगर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोलेगा जिसको बोल सकते हैं कि जिस बहुलक की प्राप्ति प्राकृतिक बहुलक से होता है। किससे? प्राकृतिक बहुलक से होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमने बोला अगर अर्ध संश्लेषित बोलेगा, अर्ध संश्लेषित अगर बोलेगा तो बोलना पड़ेगा आपको कि जिस बहुलक की प्राप्ति प्राकृतिक बहुलक से होता है उसी को बोलते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। इसमें आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें तो यहाँ हमने लिखा सेलुलोज एसीटेट। क्या लिखा? सेलुलोज एसीटेट,
सेलुलोज एसीटेट, इसी में हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, इसी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट। तो देखिए जरा, तो अर्ध संश्लेषित बहुलक आपको उदाहरण देखिए, सेलुलोज एसीटेट, और आपको एग्जाम्पल है सेलुलोज नाइट्रेट, किसका एग्जाम्पल है? तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का, कहने का मतलब अर्ध संश्लेषित बहुलक का है, अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक आपको बोलने आ गया कि जिस बहुलक, वैसा बहुलक जिसकी प्राप्ति प्राकृतिक बहुलक द्वारा होता है, चाहे वैसा बहुलक जो प्राकृतिक बहुलक से प्राप्त होता है, वैसा बहुलक जो प्राकृतिक बहुलक से प्राप्त होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्या बोलेंगे? अर्ध संश्लेषित बहुलक। अब प्राकृतिक बहुलक तो हमने बता दिया, वैसा बहुलक जिसकी प्राप्ति पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से होता है, पेड़ पौधे और क्या, जीव जंतुओं से होता है। जैसे कागज, यहाँ सेलुलोज लिखा गया, तो सेलुलोज आप लोग सुनते होंगे, कागज जो बनता है सेलुलोज से बनता है, जैसे सेलुलोज से। तो देखिए जरा, हमने बोला आपको अगर बात किया जाए प्राकृतिक बहुलक और अर्ध संश्लेषित बहुलक, शायद आपको याद हो जाना चाहिए। आगे यहाँ पे लिखा गया है सिंथेटिक पॉलीमर, जिसको बोलते हैं संश्लेषित बहुलक। क्या बोलेंगे? संश्लेषित बहुलक। तो आपको लिखा गया है सिंथेटिक पॉलीमर संश्लेषित बहुलक। तो सिंथेटिक माने देखिए भैया होता है आर्टिफिशियल कहने का मतलब होता है कृत्रिम। तो वैसा बहुलक जो मानव निर्मित होता है, क्या होता है? मानव निर्मित। वैसा बहुलक जो मानव निर्मित होता है उसी को बोलेंगे संश्लेषित बहुलक। इसमें आप लोग नाम सुनते होंगे, कोई भी अगर हम लोग नाम लेते, जैसे पॉलीथीन का नाम ले लिया आपने, पॉलीथीन, क्या बोला? पॉलीथीन। इसमें आपने ले लिया पॉलीथीन, इसमें आपने ले लिया बूना एन रबर, इसमें आपने ले लिया बूना एस रबर। देखिए आपको पॉलिस्टर वगैरह बहुत सारा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, लेकिन हमें आपको कुछ कुछ बातें आपको समझाना है और आपको एग्जाम्पल भी आपको याद करवाना है। तो हमने आपको बताया दोस्तों कि बहुलक का वर्गीकरण यदि कीजिएगा पहला स्रोत के आधार पर, तो बहुलक के प्रकार के हो गया, आपको 3 प्रकार के हो गया। एक हो गया प्राकृतिक बहुलक, दूसरा हो गया अर्ध संश्लेषित बहुलक, तीसरा हो गया आपको संश्लेषित बहुलक। क्या हो गया? संश्लेषित बहुलक। हमने समझाया प्राकृतिक बहुलक क्या है, तो बोला कि वैसा बहुलक जिसकी प्राप्ति पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से होता है, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक। तो वैसा बहुलक जिसकी प्राप्ति पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से होता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक। आगे लिखा गया है आपको सेमी सिंथेटिक को बोलते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो वैसा बहुलक जो प्राकृतिक बहुलक से प्राप्त होता है उसको बोलेंगे अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्या बोलेंगे? अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो बोल सकते हैं कि वैसा बहुलक जो प्राकृतिक बहुलक से प्राप्त होता है उसको बोलेंगे अर्ध संश्लेषित बहुलक। एट लास्ट आपको लिखा गया सिंथेटिक पॉलीमर, जिसको बोलते हैं संश्लेषित बहुलक। तो संश्लेषित बहुलक आपको बोला कि वैसा बहुलक जो मानव निर्मित होता है, क्या होता है? मानव निर्मित, उसी को बोलेंगे हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर, कहने का मतलब संश्लेषित बहुलक। तो हमें आशा है कि आपको स्रोत के आधार पर बहुलक आपको 3 प्रकार का होता है, आपको याद हो चुका होगा। स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार के 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार का होता है। पहला हमने बोला आपको प्राकृतिक बहुलक, दूसरा बोला अर्ध संश्लेषित बहुलक, तीसरा हमने नाम दिया क्या? संश्लेषित। तो चलिए आपको सेकंड क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं दोस्तों, संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर बहुलक आपको पुनः हो गया कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो संरचना के आधार पर भी बहुलक के प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला लिखा गया है लीनियर पॉलीमर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखीय बहुलक। क्या बोलेंगे? रेखीय बहुलक। चलिए हमने पहला लिखा रेखीय बहुलक। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर आर ऑफ कितना टाइप? 3 टाइप्स। हमने बोला लीनियर पॉलीमर, रेखीय बहुलक, ब्रांच्ड पॉलीमर, जिसको बोलते हैं शाखित बहुलक। क्या बोलते हैं? शाखित बहुलक। क्या बोलेंगे? शाखित बहुलक। आगे लिखा गया क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जिसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक बंधित बहुलक। तो हमें आशा है कि आपको ये तीनों नाम कम से कम अभी स्पष्ट हुआ होगा। हमने बोला संरचना के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक, तिर्यक बंधित बहुलक। रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक, तिर्यक बंधित बहुलक। लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब जरा इसका डिफिनेशन और एग्जाम्पल पर जरा आते हैं हम लोग। तो हम लोग इसका अगर डिफिनेशन की बात करें फर्स्ट, अगर लीनियर पॉलीमर,
तो लीनियर पॉलीमर की यदि बात कीजिएगा दोस्तों, आप लोग जिसको आपने नाम दिया रेखीय बहुलक, क्या बोला, रेखीय बहुलक। तो लीनियर पॉलीमर जिसको आपने बोला रेखीय बहुलक, तो रेखीय बहुलक किसके आधार पर है, संरचना के आधार पर। तो इसको कहता है कि वैसा बहुलक जो सीधी श्रृंखला में, वैसा बहुलक जो सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होता है, वैसा बहुलक जो सीधी श्रृंखला में नियमित रूप से व्यवस्थित होता है। तो वैसा बहुलक जो सीधी श्रृंखला में नियमित रूप से व्यवस्थित होता है उसी को बोलेंगे लीनियर पॉलीमर रेखीय बहुलक। अब देखिए नियमित रूप से अगर कोई अरेंज रहेगा, बढ़िया से अगर सजा दीजिएगा, वो आपको स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रहेगा। सुन लीजिए, हमने बोला कि वैसा बहुलक जो नियमित रूप से सीधी रेखा में, चाहे एक रेखीय में, जगह कहने का मतलब इस तरह से अरेंज होता है। इसमें होता क्या है, एक पर एक आपको अरेंज होता है, इसी पर आपको पूरा आपको क्या होता है, अरेंज होता है। तो बोल सकते हैं इसी को हमने नाम दिया क्या, रेखीय बहुलक। सुन लीजिए, वैसा बहुलक जो सीधी रेखा में नियमित रूप से, सीधी रेखा में नियमित रूप से व्यवस्थित होता है, सीधी रेखा में नियमित रूप से व्यवस्थित होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलीमर। अब कोई अगर रेगुलर अगर नियमित रूप से व्यवस्थित रहेगा तो कहने का मतलब वो आपको मजबूत वगैरह रहेगा, उसका कहने का मतलब डेंसिटी वगैरह हाई रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में HDP। क्या बोलेंगे, HDP। तो क्वेश्चन देगा कि HDP किसका उदाहरण है, तो रेखीय बहुलक का उदाहरण है। रेखीय बहुलक का डिफिनेशन आपको तो स्पष्ट हो चुका होगा। वैसा बहुलक जो नियमित रूप से सीधी श्रृंखला में, नियमित रूप से सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं रेखीय बहुलक। क्या बोलते हैं, रेखीय बहुलक। इसका एग्जाम्पल हमने बोला हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में HDP, उच्च घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन। एक आप लोग याद रख सकते हैं, इसी में PVC भी याद रख सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल PVC, जिसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बोला, पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसका उदाहरण है, तो लीनियर पॉलीमर का उदाहरण है, रेखीय बहुलक का उदाहरण है। तो चलिए, रेखीय बहुलक आपको याद हो गया। वैसा बहुलक जो नियमित रूप से सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होता है उसी को बोलते हैं रेखीय बहुलक। इसका एग्जाम्पल बात करेंगे तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहने का मतलब अगर रेगुलर रहेगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा, हाई रहेगा, डेंसिटी क्या होगा, हाई रहेगा। उसके बाद PVC हमने बोला पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बाद आपको लिखा गया था ब्रांच्ड पॉलीमर। क्या लिखा गया था, ब्रांच्ड पॉलीमर। तो ब्रांच्ड पॉलीमर जो लिखा गया है, जिसको आप लोग बोलते हैं शाखित बहुलक, ब्रांच्ड पॉलीमर को आपने बोला शाखित बहुलक, शाखित बहुलक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि वैसा बहुलक जो अनियमित रूप से, क्या, अनियमित रूप से व्यवस्थित होता है और इसमें शाखा पाया जाता है। वैसा बहुलक जो अनियमित रूप से व्यवस्थित होता है और इसमें शाखा पाया जाता है। मान लो कि ब्रांच ले लिया, इसमें आपको कहने का मतलब कुछ ब्रांच की लंबाई इतना है, कुछ ब्रांच की लंबाई आपको इस तरह है। तो कहने का मतलब आपको कुछ ब्रांच की लंबाई आपको इस तरह है। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये क्या है, कि कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि आपको ये रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। क्या है, इरेगुलर, अनियमित रूप से अगर व्यवस्थित हो और जिसमें शाखा हो। वैसा बहुलक जो अनियमित रूप से व्यवस्थित हो और जिसमें क्या हो, शाखा हो, क्या हो, शाखा हो, तो उसी को बोलते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर, मतलब शाखित बहुलक। क्या बोलते हैं, शाखित बहुलक। यहाँ पे सबसे पहले तो अनियमितता आ गया, जो जिसे कहने का मतलब डिसिप्लिन नाम की चीज़ है, ये नहीं है कहीं पे। तो कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा आप समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग लेते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में LDP। क्या बोलते हैं, LDP, निम्न घनत्व पॉलीथीन। क्या बोलेंगे, निम्न घनत्व पॉलीथीन। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि वैसा बहुलक जो अनियमित रूप से व्यवस्थित होता है तथा उसमें शाखा पाया जाता है उसी को बोलते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर, मतलब शाखित बहुलक। आपको इसका अनियमित हो गया तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, लो, तो लो डेंसिटी पॉलीमर। अगर नियमित रूप से व्यवस्थित रहेगा अगर सीधे श्रृंखला में तो उसको बोलेंगे रेखीय बहुलक, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाई। अगर बोलेगा नियमित है तो डेंसिटी हाई, अगर अनियमित है तो डेंसिटी लो। तो ब्रांच पॉलीमर
का एग्जाम्पल आपको लो डेंसिटी वाला हो जाएगा। आपको याद रखना है। देखिए अनियमित बोलेगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, लो। अगर नियमित बोलेगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाई। तो आपको यही याद रखना है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है किसका एग्जाम्पल है, रेखीय बहुलक का। अगर बोलेगा लो डेंसिटी पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल है, तो ब्रांच्ड पॉलीमर का है। आगे यदि बात करें, आपको तीसरा यहाँ पे लिखा गया था क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर को बोलते हैं तिर्यक बंधित बहुलक। तिर्यक बंधित बहुलक क्या बोलेंगे, तिर्यक बंधित बहुलक। तो इसमें आपको कहता है कि देखिए क्या होता है इसमें, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह होता है। इसका अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें देखिए एक नेटवर्क, आपको कहने का मतलब इसमें आपको एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। तो आपको बोल सकते हैं कि जिस बहुलक का व्यवस्था अगर बात करें कि जिस बहुलक में हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिविमीय व्यवस्था पाया जाता है, जिस बहुलक में त्रिविमीय रूप से आपको अगर जुड़ा रहेगा तो इसी को बोलेंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। देखिए यहाँ पे इसका कनेक्शन यहाँ से हो गया, इसका कनेक्शन यहाँ से हो गया, कहने का मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा मजबूती रूप से भी। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आपको बोलना पड़ेगा। तो अगर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जैसे ही कोई बोल रहा है तिर्यक बंधित बहुलक, तो बोलिएगा कि वैसा बहुलक जिसमें बोल सकते हैं कि मोनोमर जो होते हैं आपको आप बोल सकते हैं कि त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित होता है, त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित होता है। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जिसको हम लोग बोलेंगे तिर्यक बंधित बहुलक। क्या बोलेंगे, तिर्यक बंधित बहुलक। क्या बोलेंगे, तिर्यक बंधित बहुलक। तो हमने आपको नाम दिया तिर्यक बंधित बहुलक, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो बोल सकते हैं कि जो बहुलक आपको बोलेंगे कि त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित रहेगा तो उसको बोलेंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसका एग्जाम्पल की यदि बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं बेकेलाइट। इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हैं इसे। चलिए देखिए, तो इसका एग्जाम्पल की यदि बात करें तो बेकेलाइट से अच्छा आपको एग्जाम्पल लेना है मेलानिन। मेलानिन एक एग्जाम्पल होता है, मेलानिन। क्या बोला, मेलानिन। तो मेलानिन आपको उदाहरण हो जाएगा किसका, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेलानिन। तो चलिए हम लोग बात किए दोस्तों यहाँ पे स्रोत के आधार पर, संरचना के आधार पर। स्रोत के आधार पर बहुलक किस प्रकार के, 3 प्रकार के। संरचना के आधार पर बहुलक कितने प्रकार का हो गया, आपको 3 प्रकार का हो गया। सबका हमने डिफिनेशन भी बताया, एग्जाम्पल भी बताया। आगे यदि हम लोग बात करें तो हम लोग को अगला अगर सेक्शन यदि बात करें तो आगे हम लोग को ध्यान रखना है और क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कम से कम कर लेते हैं। उसको नेक्स्ट वीडियो में अभी आगे आकर के उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन में आपको बता देता हूँ कि अगला क्या क्या किस आधार पे बहुलक का वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए हम लोग यदि बात करें तो यहाँ पे आपको तीसरा अगर वर्गीकरण की बात करें तो अंतराण्विक बल के आधार पर, किसके आधार पर, अंतराण्विक बल के आधार पर। तो तीसरा वर्गीकरण आपको कहता है कि अंतराण्विक बल के आधार पर, अंतराण्विक बल के आधार पर, अंतराण्विक बल के आधार पर आपको कहता है कि अंतराण्विक बल के आधार पर बहुलक यदि बात करेगा तो बहुलक आपको 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार के। फर्स्ट हम लोग बात करें तो फर्स्ट हमको बोलता है इलास्टोमर पॉलीमर, जिसको बोलते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। तो हमने बात किया कि आपको अंतराण्विक बल मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो कहने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, अंतराण्विक बलों के आधार पर अगर बात करेगा तो बहुलक आपको कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक हमने यहाँ पे लिखा है इलास्टोमर, जिसको बोलते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक। सेकंड यदि बात करें तो सेकंड इसी में आपको आता है फाइब्रस पॉलीमर। क्या आता है, फाइब्रस पॉलीमर, जिसको बोलते हैं रेशेदार। क्या बोलते हैं, रेशेदार बहुलक। क्या बोलेंगे, रेशेदार बहुलक। तो फाइब्रस पॉलीमर हो जाएगा आपको रेशेदार बहुलक। तो हमने बात किया कि सेकंड आपको हो जाएगा फाइब्रस पॉलीमर रेशेदार बहुलक। पहले हमने बोला प्रत्यास्थ बहुलक, इलास्टोमर पॉलीमर बोला, इलास्टोमर होला, यहाँ फाइब्रस पॉलीमर हो जाएगा रेशेदार बहुलक। थर्ड हम लोग यदि बात करेंगे इसका तो थर्ड में आपको होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। क्या आता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ये आपको इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको कई एक बार आपको पूछा गया इसका डिफिनेशन।
फोर्थ यदि बात करें तो फोर्थ आपको होता है थर्मो, क्या होता है थर्मो सेटिंग पॉलीमर, थर्मो सेटिंग पॉलीमर। तो आपको फोर्थ हो जाएगा थर्मो सेटिंग पॉलीमर, थर्मो सेटिंग बहुलक, थर्मो सेटिंग बहुलक। तो थर्मो सेटिंग बहुलक आपको हो जाएगा। देखिए तो अंतराण्विक बलों के आधार पर बहुलक, पहला बात तो बताइए कितने प्रकार का हो गया, 4 प्रकार का हो गया। पहला हमने बोला प्रत्यास्थ बहुलक, दूसरा बोला रेशेदार बहुलक, तीसरा हमने बोला थर्मोप्लास्टिक, क्या बोला थर्मोप्लास्टिक बहुलक, थर्मोप्लास्टिक बहुलक। तो हमने आपको बोला प्रत्यास्थ बहुलक, रेशेदार बहुलक, थर्मोप्लास्टिक बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक। तो अब अंतराण्विक बल के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, प्रत्यास्थ बहुलक, रेशेदार बहुलक, थर्मोप्लास्टिक बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक। तो आपको प्रत्यास्थ बहुलक हो जाएगा, प्रत्यास्थ बहुलक, उसके बाद रेशेदार बहुलक, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक बहुलक, उसके बाद थर्मोसेटिंग बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यास्थ बहुलक क्या है, रेशेदार बहुलक क्या है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक क्या है, थर्मोसेटिंग बहुलक क्या है, थर्मोसेटिंग बहुलक क्या है। तो हमने आपको बताया प्रत्यास्थ बहुलक, रेशेदार बहुलक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। इसमें ज़रा देखिए आपको प्रत्यास्थ बहुलक की यदि बात करते हैं हम लोग, प्रत्यास्थ बहुलक, तो प्रत्यास्थ बहुलक की यदि बात कीजिएगा तो इसमें आपको समझना पड़ेगा। इसमें कहता है कि वैसा बहुलक जिसमें मोनोमर जो होते हैं, मोनोमर आपको कहता है कि दुर्बल बंधन मतलब वीक बॉन्ड मतलब दुर्बल बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, दुर्बल बंधन वीक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। तो जिस बहुलक में मोनोमर आपस में दुर्बल बंधन मतलब दुर्बल बल के द्वारा जुड़ा होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ बहुलक। तो अगर इलास्टोमर अगर बोलेगा, इलास्टोमर पॉलीमर अगर बोल रहा है तो प्रत्यास्थ बहुलक अगर जैसे बोला तो आपको ध्यान रखना है इसमें आपको वीक फोर्स पाया जाएगा, वीक बॉन्ड पाया जाएगा, मतलब दुर्बल बंधन पाया जाएगा। तो बोलेंगे कि जिस बहुलक में मोनोमर आपस में दुर्बल बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रत्यास्थ बहुलक। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक। इसमें हम लोग बात करें तो इसमें आपको याद रखना है बूना एस, तो बूना एस करके आपको जो भी आपको आता है आपको इलास्टोमर में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, इलास्टोमर। तो बूना एस आपको प्रत्यास्थ बहुलक है। कौन बहुलक, प्रत्यास्थ बहुलक। तो बोलिएगा कि जिस बहुलक में आपको मोनोमर दुर्बल बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, जिस बहुलक में मोनोमर दुर्बल बंधन के द्वारा जुड़ा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर, प्रत्यास्थ बहुलक। और यदि आगे बात करें हम लोग, यहाँ पे लिखा गया है रेशेदार बहुलक जिसको बोलते हैं हम लोग फाइब्रस पॉलीमर। इसमें बोलिएगा कि जिस बहुलक में मोनोमर प्रबल बंध के द्वारा जुड़ा होता है, प्रबल बंध के द्वारा जुड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो इसी को हम लोग बोलेंगे रेशेदार बहुलक। क्या बोलेंगे, रेशेदार बहुलक। इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कहने का मतलब फाइबर का आप लोग नाम सुनेंगे, फाइबर वगैरह, तो इसमें आपको जो होता है आपको बात करें तो इसमें आपको नाइलॉन 6 यदि बात करें तो आपको 6 होता है। तो नाइलॉन 6 जो होता है आपको कहने का मतलब फाइबर होता है। फाइबर रेशा के नाम सुना है ना, तो रेशा के नाम सुना है तो वही आपको होता है फाइब्रस पॉलीमर। क्या होता है, फाइब्रस पॉलीमर, जिसको बोलते हैं रेशेदार बहुलक। तो हमने आपको बताया कि जिस बहुलक में मोनोमर प्रबल बंधन के द्वारा जुड़ा होता है उसको बोलते हैं रेशेदार बहुलक, और जिस बहुलक में मोनोमर दुर्बल बंधन के द्वारा जुड़ा होता है उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। आगे हम लोग बात करें तो आगे लिखा गया थर्मोप्लास्टिक बहुलक और थर्मोसेटिंग बहुलक। दोनों आपको इम्पोर्टेंट है, दोनों आपको बोर्ड एग्जाम में कई एक बार पूछा गया है। तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक को आप लोग ज़रा समझने का प्रयास करें तो इसमें आपको ध्यान यह रखना है थर्मोप्लास्टिक बहुलक। तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक की यदि बात करें तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक में हम लोग को समझना क्या, ज़रा समझिए। कहता है कि वैसा बहुलक जिसे गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, वैसा बहुलक जिसे गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, पुनः गर्म कीजिएगा फिर मुलायम, फिर छोड़ दीजिएगा कठोर हो जाएगा। ये प्रक्रिया आपको निरंतर चलते रहेगा। जैसे आप लोग पॉलीथीन वगैरह लेते हैं, पॉलीथीन अगर लेते हैं, चाहे पीवीसी जो कहने का मतलब पाइप होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कहने का मतलब उसका उपयोग पाइप वगैरह में करते हैं। तो यदि बात करें हम लोग यहाँ पे आपको लिखा गया है आपको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो लिखा गया है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर,
तो बोलिएगा कि जिस बहुलक को गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है और यह गुण इसमें हमेशा पाया जाता है, यह गुण इसमें हमेशा पाया जाता है, तो इसी को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इसमें बात करेंगे तो पॉलीथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीथीन। पॉलीथीन। और इसी में एग्जाम्पल हो जाएगा पीवीसी। क्या हो जाएगा? पीवीसी। तो पॉलीथीन और पीवीसी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? थर्मोप्लास्टिक बहुलक का। देखो प्लास्टिक पॉलीथीन देखा है ना, पॉलीथीन को जलाएगा तो क्या हो जाएगा? कहने का मतलब मुलायम हो जाएगा और उसको छोड़ देगा तो फिर आपको कुछ देर के बाद कहूँ कठोर, तो उसको क्या कीजिएगा? फिर जलेगा तो नहीं का धरेगा, फिर धर लेगा। तो मुलायम कठोरी प्रोसेस आपको हमेशा क्या चलते रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो इसको डिफिनेशन एक बार सुन लीजिए। बोलिएगा कि वैसा बहुलक जिसे गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर होता है और इसमें यह गुण हमेशा पाया जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। एग्जाम्पल के रूप में पॉलीथीन हो जाएगा और पीवीसी। पॉलीथीन और क्या? पीवीसी। पॉलीथीन और क्या हो जाएगा? पीवीसी। चलिए एट लास्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिखा गया थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर की यदि बात करेगा तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर जिसको हम लोग बात करें, देखिए इसमें क्या है कि इसको गर्म कीजिएगा तो मुलायम होगा, फिर सोचिएगा कि एक बार जल जाएगा तो दोबारा आपको इसको जला नहीं सकते। जैसे आप लोग बोर्ड वगैरह में आपको देखते होंगे, हम लोग को बिजली वगैरह में बोर्ड वगैरह में लगा होता है आपको स्विच वगैरह, वो जल जाता है एक बार तो दोबारा तो आपको उसको जलाइएगा तो कहने का मतलब कठोरा मुलायम उसमें फिर होता नहीं। इसमें आपको निरंतर गुण नहीं पाया जाता है। तो कहने का मतलब वैसा बहुलक जिसे गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, लेकिन इसमें निरंतर यह गुण नहीं पाया जाता है, तो इसी को बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। क्या बोलेंगे? थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसका एग्जांपल क्या जा सकते हैं? बेकेलाइट। बेकेलाइट। क्या बोले? बेकेलाइट। क्या बोलेंगे? बेकेलाइट। तो चलिए हम लोग बात किया थर्मोसेटिंग पॉलीमर पर भी हम लोग पहुंच गया। तो अगर दुर्बल बंधन के द्वारा अगर मोनोमर जुड़ेगा तो उसी को बोलेगा प्रत्यास्थ बहुलक। प्रबल बंधन के द्वारा जुड़ेगा उसको रेशेदार बहुलक। अगर जिस बहुलक को गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर और यह गुण इसमें निरंतर पाया जाता है, इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको दोनों डिफिनेशन आपको बोर्ड एग्जाम में कई एक बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। और जिस बहुलक को गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर होता है, लेकिन इसमें आपको निरंतर यह गुण नहीं पाया जाता है, इसी को बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेकेलाइट। बेकेलाइट। तो चलिए आपको एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है। आखिरी यदि बात करें दोस्तों तो इसमें एक क्लासिफिकेशन आपको और पढ़ना है। इसमें एक क्लासिफिकेशन हम लोग को और पढ़ना है, जिसको यदि बात करें जिसको बोलते हैं बहुलकन के आधार पर। किसके आधार पर? बहुलकन के आधार पर बहुलक आपको दो प्रकार का होता है। बहुलकन के आधार पर आपको बहुलक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। तो अगर बोला जाए कि बहुलकन के आधार पर बहुलक कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है योगज बहुलक। क्या होता है? योगज बहुलक। तो देखिए एट लास्ट इसको हम लोग कम से कम क्लासीफाई कर दे रहे हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, लेकिन इसको आप लोग देख लीजिए। चौथा हम लोग को पढ़ना है बहुलकन के आधार पर। बहुलकन के आधार पर। तो बहुलकन के आधार पर बोलेगा बहुलक कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक हम लोग बोलते हैं योगज बहुलक। क्या बोलते हैं? योगज बहुलक। एक होता है आपको योगज बहुलक, और सेकंड यदि बात करें तो आपको सेकंड होता है हम लोग बात करें तो संघनन बहुलक। क्या होता है? संघनन बहुलक। तो एक होता है आपको योगज बहुलक और एक होता है संघनन बहुलक। किसके आधार पर? ये भी आपको इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, यहाँ से भी आपको बोर्ड एग्जाम पूछता है और यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको पूछता है। तो हमने बोला बहुलकन के आधार पर बहुलक किस प्रकार के हैं? दो प्रकार के, योगज बहुलक, संघनन बहुलक। इसको बोलते हैं एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर। ये आपको हो जाएगा कंडेंस्ड पॉलीमर। क्या हो जाएगा? कंडेंस्ड पॉलीमर। कंडेंस्ड पॉलीमर। और यदि बात करें तो योगज बहुलक पुनः दो प्रकार का होता है। एक होता है आपको सम बहुलक। ये क्या होता है? सम बहुलक। और एक होता है आपको सह बहुलक। एक होता है क्या? सह बहुलक। तो हमने आपको बताया दोस्तों कि बहुलकन के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, योगज बहुलक और सेकंड होता है संघनन बहुलक। योगज बहुलक भी आपको दो प्रकार के, सम बहुलक का क्या होता है? सह बहुलक। इसी को आप लोग बोलते हैं होमोपोलीमर। क्या बोलते हैं? होमोपोलीमर। इसको बोलते हैं आप लोग कोपोलीमर। क्या बोलते हैं? कोपोलीमर। तो इस तरह से हमने बात की आपको बहुलकन के आधार पर समझा। इसको हम लोग डिफिनेशन वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। और इसमें एक और पढ़ना है रबर के बारे में, रबर का बल्कनीकरण हम लोग को समझना है। तो देखिए इसको सबसे पहले तो आपको इसको हमने बताया डिफिनेशन, इसमें जो भी पोर्शन है
आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि एक बात को आपको कॉपी में नोट करना है और लिखना है। इसको लिख करके आपको व्हाट्सअप जरूर करना है। आपको देख रहे हैं कि 2-4 ही विद्यार्थी आप लोग को पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़िएगा ऐसे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आपको लिखिए और पढ़िए और हमारे नंबर पे व्हाट्सअप जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।